ओके, तो अभी हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अब्जॉर्प्शन। हम हैं जनरल फार्माकोलॉजी में और जनरल फार्माकोलॉजी के फार्माकोकाइनेटिक सेक्शन में। जैसे आपको पता ही होगा, हमने देखा था थोड़ा ओवरव्यू में कि फार्माकोकाइनेटिक में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं। एक जो होता है ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है। कोई भी फॉर एन एग्जांपल टैबलेट आप लेते हैं मुंह से, तो स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका वहाँ से अब्जॉर्प्शन शुरू होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में सभी टिश्यूज़ में, और जहाँ पे उसको काम करना है वहाँ पे फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद बॉडी में से बाहर निकलने के लिए एक्सक्रीशन होता है। सो अभी हम अब्जॉर्प्शन पार्ट में हैं, और आज हम डिस्कशंस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अब्जॉर्प्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अब्जॉर्प्शन जैसे पता ही होगा, अब्जॉर्प्शन इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। सो जहाँ से आपने एडमिनिस्टर किया है, फॉर एन एग्जांपल आपने ओरली एडमिनिस्टर किया है, तो वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो कैसे जा रहा है, दैट प्रोसेस इज अब्जॉर्प्शन। सो आज हम डिस्कशंस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शंस। सो बात करते हैं पहला जो फैक्टर है वो एक्वस सॉल्युबिलिटी। सिंपल चीज़ है कि वाटरी सॉल्यूशन जितना होगा वो अच्छा अब्जॉर्ब होगा रादर देन सॉलिड। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक टैबलेट है और वही टैबलेट को आप पानी में डिजोल्व करके आप दे रहे हो, तो कौन सा अब्जॉर्प्शन, किसकी इफेक्ट ज़्यादा आएगी, किसकी इफेक्ट फास्टर आएगी। सो ऑब्वियसली आपने पानी में डिजोल्व करके दिया है, बिकॉज एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी ये जो टैबलेट है इसमें डिजोल्व हो चुकी है, और उसके बाद उसको डायरेक्ट फटाफट से अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो जितना सॉल्युबिलिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन होगा तो उतना अच्छा वो अब्जॉर्प्शन रहेगा। दूसरा चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडेंट रहता है अब्जॉर्प्शन। तो जितना आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस देंगे, जितनी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन फास्ट होगा तो अब्जॉर्प्शंस भी फास्ट होगा। सिंपल एग्जांपल हमने पैसिव डिफ्यूजन में भी देख चुके हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या रहता है। तो पैसिव डिफ्यूजन हमें पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग यहाँ से अब्जॉर्प्शन, इस तरीके से अब्जॉर्प्शन होते हैं। तो जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ से वो ड्रग लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बॉडी में जाने का ट्राई करेगी। तो जितना आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन देंगे उतना फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा। फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस। जितना बड़ा एरिया उतना बेटर अब्जॉर्प्शन। तो आप एक स्टमक ले लीजिए और उसके सामने इंटेस्टाइन ले लीजिए, तो इंटेस्टाइन का क्या है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में से ड्रग बहुत फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना जल्दी ड्रग इंटेस्टाइन में जाएगा उतना उसका अब्जॉर्प्शन का चांसेस बेटर रहेगा। सेम वे वैस्कुलरिटी, जो ऑब्जॉर्बिंग सरफेस है वो कितना वैस्कुलर है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। फॉर एन एग्जांपल हमने एग्जांपल दिखा था ओरल रूट, और उसके सामने एक दूसरा एग्जांपल दिखा था सबलिंगुअल रूट। ठीक है, ओरल रूट में क्या होता है कि हम टैबलेट को निगलते हैं और उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है। वहीं सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि सबलिंगुअल रूट में हम बकल म्यूकोजा में ही ड्रग को नीचे रख देते हैं, टंग के नीचे। सो वहाँ क्या है कि वॉस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से उसका बहुत अच्छा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो वॉस्कुलरिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस पे भी बहुत मैटर करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली वो तो हमें पता ही है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ऑब्जॉर्प्शंस पे अफेक्ट पड़ेगा, जैसे आगे ही हमने अभी डिस्कशंस किया। स्पेशली ओरल रूट की बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन में अब हमने देखा था कि पैसिव डिफ्यूजन 3 चीज़ों पे आधारित था। एक तो पीएच के ऊपर, एक दूसरा था कि मीडियम का पीएच क्या है, एक था उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसका आयोनाइजेशन स्टेटस क्या है। तो ये सब ओरल अब्जॉर्प्शंस में फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छा अब्जॉर्ब होगा, बिकॉज सेम ड्रग सेम एनवायरनमेंट ड्रग विल बिकम अनआयोनाइज्ड, और अनआयोनाइज्ड ड्रग का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। सेम वे बेसिक ड्रग है इंटेस्टाइन में अच्छा अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में मोर ऑफ एन बेसिक एटमॉस्फेयर होता है। सो अगेन ड्रग अनआयोनाइज्ड बन जाएगा और अनआयोनाइज्ड का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जितना जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगा उतना ड्रग ज़्यादा इंटेस्टाइन में जाएगा, ज़्यादा सरफेस मिलेगा उसको अब्जॉर्प्शन करने के लिए, और फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा। पार्टिकल साइज के ऊपर भी बहुत आधार रखता है। फॉर एन एग्जांपल एक ओआरएस का पैकेट आता है, उसका पाउडर आता है, और उसके सामने एक टैबलेट आती है, तो किसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होगा? ऑब्वियसली ओआरएस पाउडर का, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा हो गया है, तो और ऊपर से हम लोग डिजोल्व भी कर रहे हैं, तो फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ फूड ये बहुत मैटर करता है।
क्योंकि क्या होता है कि कई कबार हमको डॉक्टर बोलते हैं कि खाने के साथ खाओ, कुछ में टैबलेट बोलते हैं कि खाने के 45 मिनट बाद खाओ। तो रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको टैबलेट खाने के आधे या 1 घंटे पहले या आधे या 1 घंटे के बाद ही लेना चाहिए। रीज़न क्या है कि जितना स्टमक एम्प्टी होगा उतना अब्जॉर्प्शन बेटर होगा। अगर स्टमक में कोई भी फूड पड़ा रहेगा ना, तो फूड क्या करेगा कि डाइल्यूट कर देगा ड्रग को, और उससे अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या फिर अफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर हमको एडवाइस देते हैं कि खाने की या तो 45 मिनट्स पहले या 45 मिनट्स बाद ही आपको टैबलेट लेना चाहिए। तब तक क्या होता है कि जो फूड होता है वो सेटल हो चुका होता है, अब्जॉर्ब हो चुका होता है। लेकिन एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग है लुमेफेंट्रिन, जो हम एंटी मलेरिया में यूज़ करते हैं। उसका उल्टा है, उसका क्या है कि खाने के साथ उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि उसमें फैटी फूड होता है। और स्पेशली खाना भी अगर आप फैटी फूड खाओ, ऑयल वॉल या घी वी जैसा कुछ फैटी फूड आ जाता है, तो उससे उसका अब्जॉर्प्शन फास्टर हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल। एक दूसरा ड्रग एंटी फंगल ग्रीजोफल्विन करके भी है। तो ग्रीजोफल्विन में भी ऐसा है कि फैटी फूड के साथ उसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। तो ये ऐसे 2-3 ही एग्जांपल है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको एम्प्टी स्टमक रखना बेटर है, वहीं से अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। दूसरा एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है स्टमक में कि एसिड। बेसिकली इस स्टमक में क्या रहता है कि हमें पता ही है कि स्टमक में बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, HCl। तो उससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग टूट जाता है, इतना एसिडिक रहता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग वहीं पे टूट जाता है। सो ड्रग्स गेट डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने क्या किया है अब कि ड्रग को एसिड रेजिस्टेंट बनाने का ट्राई किया है। मीन्स कुछ ड्रग को, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई ड्रग को इंटेस्टाइन में जाके काम करना है, ठीक है, लेकिन उसको पास तो होना होगा स्टमक से, स्टमक के बाद ही इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है। तो वो स्टमक में जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है एसिड से। सो इन लोगों ने क्या किया कि वो जो टैबलेट होता है उसको उन्होंने एक एक्स्ट्रा कोटिंग दे दिया। ये जो कोटिंग रहता है वो एसिड रेजिस्टेंट होता है, तो एसिड उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता। तो उसे बोलते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट वही है कि उसको एक कोटिंग किया जाता है जिससे वो एसिड रेजिस्टेंस बन जाता है, जिससे एसिड की तरफ से जो ड्रग का डिस्ट्रक्शन होता है वो बच जाता है। इसी एसिड की वजह से कुछ ड्रग तो ओरली इनइफेक्टिव है, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन आप ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पेनिसिलिन जी अगेन एसिड से डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। सो एसिड ड्रग आप ओरली नहीं दे सकते, और अगर देना है तो स्पेसिफिक हम कुछ ड्रग्स को एंटेरिक कोटिंग से बनाया जाता है जिससे वो इंटेस्टाइन तक बेहतर पहुंच सके, टूटे बिना। एक दूसरा प्रिपरेशंस भी बनाया जाता है, जैसे हमने डिस्कशंस किया था सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। अगर आपने कोई कुछ ब्रांड नेम देखे होंगे तो ब्रांड नेम के बाद पीछे SR होता है। SR का मतलब क्या होता है? सस्टेन रिलीज। क्या होता है सस्टेन रिलीज? सस्टेन मीन्स धीरे 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 रिलीज करता है। एक टैबलेट होता है या फिर एक कैप्सूल होता है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं या कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं। इसका रोल क्या होता है कि धीरे 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 ये कोटिंग्स रिलीज होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दवा भी धीरे 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 रिलीज होने लगती है। सो क्या है कि इस टैबलेट या इस कैप्सूल का असर लॉन्ग टाइम रहेगा। तो इसका असर, जैसे नॉर्मल टैबलेट का असर फॉर एन एग्जांपल 4 घंटे रहता है, तो इस टैबलेट का असर आपको 10 घंटे या इवन 24 घंटे रहेगा। तो उससे आपको बार बार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टैबलेट दिन में 3 या 4 बार लेनी पड़ेगी, तो ये टैबलेट दिन में 1 ही बार लेनी पड़ेगी। सो पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ेगा। पेशेंट को ये अच्छा लगता है कि दिन में 1 ही बार टैबलेट देता है ये डॉक्टर, तो ये अच्छा डॉक्टर है। ये डॉक्टर 3 या 4 बार दवा देता है, इसने ऐसा टैबलेट यूज़ किया है इसलिए, ठीक है। सो समझ गए आप, सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन ऐसा होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टमक में या इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। अभी ये क्या रहता है कि स्टमक या इंटेस्टिनल जो सेल्स हैं उसके बाहर जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे एक पंप रहता है। वो पंप का नाम है पी ग्लाइकोप्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है ये पंप का, कि जो भी सेल के अंदर चीज़ आती है वो निकाल के बाहर फेंक देता है ये, ठीक है। तो कई कबार ये पॉजिटिव वे में भी काम करता है और कई कबार ये नेगेटिव वे में भी काम करता है। सो पॉजिटिव वे में कई बार क्या काम करता है कि जैसे मान लो कोई टॉक्सिन आ गया तो टॉक्सिन को निकाल के बाहर फेंक देगा, तो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि समझ लो हमारी ड्रग ही आ गई, दवाई ही आ गई, तो दवाई जैसे अंदर जाएगी वो दवाई को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ हो गया, क्योंकि हमको हमारी दवाई को असर दिखाना है, उसको अंदर जाना पड़ेगा, ये वो दवाई को बाहर फेंक देगा फिर से।
तो दवाई के लिए ये हमारा नेगेटिव चीज़ हो गया। तो अब ये नेगेटिव चीज़ जो दवाई के लिए हुआ है उसको हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमने ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के कुछ इनहिबिटर्स बनाए हैं, मीन्स ये पंप को इनहिबिट कर देंगे, पंप का स्विच ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी दवाई अंदर जाएगी तो बाहर से वो पंप आउट नहीं हो जाएगी क्योंकि हमने इसका स्विच ऑफ किया हुआ है। सो ऐसे पी ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिटर्स है जैसे क्विनिडीन, वेरापामिल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब भी एक टाइप की दवाइयाँ ही है। तो ये दवाइयाँ दूसरी दवाई के साथ देने से क्या होगा कि ये पंप बंद हो जाएगा, जिससे दवाई अंदर लॉन्ग टाइम रहेगी और उसका असर बना रहेगा। तो ऐसा पी ग्लाइकोप्रोटीन का इनहिबिटर होता है जो स्विच ऑफ करता है पंप को, या फिर पी ग्लाइकोप्रोटीन का इंड्यूसर भी होता है। कई कबार हमको कोई टॉक्सिन या किसी भी मटेरियल को जल्दी बाहर निकालना है तो इसको हम ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, तो ऐसे स्टिमुलेट या इंड्यूसर्स भी होते हैं जैसे रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटॉन। इस तरह की जो मॉड्यूलेटर्स कहा जाते हैं उससे ड्रग या टॉक्सिन या मोलेक्यूल का मूवमेंट हम ऑल्टर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो अब्सॉर्प्शंस में अफेक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है, वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, हमें पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब हम दवाई लेते हैं डॉक्टर से तो वो एक की जगह 2 3 4 टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। चांसेस होता है कई बार कि वैसे तो वो ध्यान रखते ही है कि इंटरेक्शन ना हो, ऐसी ही दवाई देते हैं, लेकिन कई बार चांस होता है कि ड्रग इंटरेक्शंस हो जाता है। तो इसीलिए हमको थोड़ा बहुत टाइम रखना चाहिए, 2 से 3 घंटे का एक और दूसरी दवाई के बीच में। दूसरा, स्टमक में अब्जॉर्प्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ऑल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा। अभी क्या होता है कि स्टमक में, जैसे हमको पता ही है कि मोस्ट कुछ ड्रग एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाता है। क्या है ये एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन, बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ से आपने दवाई ली, ड्रग ली, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में चली गई, स्टमक में या इंटेस्टाइन में चली गई। वहाँ से वो ड्रग हमें पता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करने के लिए जाएगी या फिर मेटाबॉलिज्म करने के लिए जाएगी। फॉर एन एग्जांपल समझ लो कि उसका मेटाबॉलिज्म अब्जॉर्प्शन होके फिर वो मेटाबॉलिज्म में चला गया, तो लीवर में चला गया। अभी क्या होगा, वो लीवर में से वो रिलीज होगा इंटेस्टाइन में। फिर से ये लीवर में से इंटेस्टाइन में रिलीज होता है थ्रू बाइल। ठीक है, और बाइल में से इंटेस्टाइन में रिलीज होने के बाद वो फिर से वहाँ से अब्जॉर्ब होकर फिर से लीवर में चला जाएगा। तो ये कैसा साइकिल चलता ही रहेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू लीवर, लीवर टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ऐसा जो सर्कुलेशन है इसे बोलते हैं एंटेरोहिपेटिक साइकिल और एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। इससे क्या होता है, इसका क्लिनिकल रिलेवेंस ये है कि जो भी ड्रग ये एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन फॉलो करता है उसका एक्शन बढ़ जाता है। लॉन्गर एक्शन, इसका एक्शन बढ़ जाता है, वो लॉन्ग टाइम थोड़ा काम करता है। कुछ ड्रग है जैसे फॉर एन एग्जांपल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये ड्रग है कुछ। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है। एक अमोक्सिसिलिन करके एंटीबायोटिक है और एम्पीसिलिन करके एंटीबायोटिक है। तो ये जो ड्रग है वो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशंस में जाते हैं, लॉन्ग टाइम काम करते हैं। और ये एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशंस के लिए कौन जवाबदार रहता है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टाइन में हमको पता है कि अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, उसका काम डाइजेशंस का है। उसका दूसरा काम ये भी है एंटेरोहिपेटिक साइक्लेशंस को मेंटेन करना। अगर हम किसी भी तरह से ये जो इंटेस्टाइनल के अच्छे बैक्टीरिया है उसको मार देते हैं, फॉर एन एग्जांपल एंटीबायोटिक दे दिया आपने और आपने ये बैक्टीरिया को भी मार दिया, तो हमारा ये एंटेरोहिपेटिक साइकिल फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गड़बड़ होगा तो फिर ओरल कंट्रासेप्टिव या एम्पीसिलिन का अब जो लॉन्गर एक्शन है वो नहीं आएगा और चांसेस है कि उसका एक्शन ही नहीं आएगा, कम हो जाएगा उसका एक्शन। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक से गट फ्लोरा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो अल्टर हुआ, वो मर गया, उससे एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ, उससे अफेक्ट होने वाली दवाइयाँ अफेक्ट हुई, उसकी एक्शन कम हो गई। तो कहाँ का कहाँ जा रहा है। सिर्फ एक एंटीबायोटिक देने से दूसरी एक ओरल कंट्रासेप्टिव का एक्शन भी बिगड़ सकता है। ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, वो है एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। दूसरा एक रूट इंपॉर्टेंट होता ही है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि ओरल रूट अब्जॉर्प्शंस में कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट से भी काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जाती है, तो उसमें भी अब्जॉर्प्शंस कैसे होता है और कैसे और फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमें पता ही, हमने सबक्यूटेनियस के सेक्शन में देखा था कि सबक्यूटेनियस में जहाँ पे इंजेक्शन हम देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैटी टिश्यूज़ में देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है और इमरजेंसी में वो हमें ज़्यादा से नहीं यूज़ करना चाहिए।
तो क्योंकि तो हमें पता है कि अब्जॉर्प्शन सबक्यूटेनियस साइट से लोअर है, इंट्रामस्कुलर साइट में ब्लड सप्लाई थोड़ा अच्छा रहता है, सो वहाँ से कंपैरेटिवली फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा चीज़ हीट एप्लीकेशन एंड मसल एक्सरसाइज। वहाँ पे अगर आप आपने इंजेक्शन दिया उसके बाद वहाँ पे कोई हीट अप्लाई करते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं मसल का, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, सो एक्सेलरेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ है वाजो कंस्ट्रिक्टर। ओके, अब वाजो कंस्ट्रिक्टर देंगे तो क्या होगा, वाजो कंस्ट्रिक्टर देंगे तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे हाँ यहाँ पे वाजो डायलेशन हुआ, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो मीन्स क्या हुआ, वाजो डायलेशन हुआ, तो वाजो डायलेशन से ब्लड फ्लो बढ़ गया और उससे अब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया। तो उसी तरह से वाजो अगर कंस्ट्रिक्शन कर दिया हमने तो ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और अब्जॉर्प्शन दवा का कम हो जाएगा। सो इस चीज़ का हमने एडवांटेज लिया है। कैसे, इस चीज़ का एडवांटेज हमने लिया है, लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग होते हैं उसके साथ हमने एड्रेनालिन मिक्स किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ लोकल एरिया में आपको बॉयल जैसा कुछ हो गया है और अभी बॉयल को आपको निकालना है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है आपको वहाँ पे, थोड़ा बहुत माइनर सर्जिकल चीज़, तो हम क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थेशिया वहाँ पे देते हैं। अभी अगर हम लोकल एनेस्थेशिया के साथ एड्रेनालिन भी मिक्स करके दे तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि एड्रेनालिन क्या करता है कि वाजो कंस्ट्रिक्शंस करता है, और वाजो कंस्ट्रिक्शंस करने की वजह से क्या होगा कि वहाँ से ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है लोकल एनेस्थेटिक्स का, वो सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और वो हमें चाहिए, ये क्योंकि हमें लोकल इफेक्ट चाहिए, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं चाहिए। तो अगर सिस्टम में ये ड्रग ज़्यादा जाएगा तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होने का भी चांसेस रहेगा ना। तो बेटर है कि लोकल में ज़्यादातर रहे। तो एक एडवांटेज ये होगा कि वहाँ से लोकल जो एरिया है वहाँ पे अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोकल एरिया में ज़्यादा टाइम रहेगा तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लोकली, सो लोकली जो इफेक्ट जो है वो बेटर रहेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्शन रहेगा। दूसरा चीज़ सिस्टमिक एक्सपोजर है वो कम होगा, क्योंकि सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी उससे कम होगा क्योंकि सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन कम होता है। और तीसरा चीज़, इससे वाजो कंस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको क्या मिलेगा कि ब्लडलेस फील, क्योंकि ब्लड वहाँ पे कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो हमको ब्लडलेस फील मिलेगा, तो अच्छी तरह से थोड़ा माइनर सर्जरी कर सकते हैं। सो ऐसा ऐसा एडवांटेज होने की वजह से एड्रेनालिन को हम लोग मिक्स करते हैं लोकल एनेस्थेशिया में के साथ, कोई लोकल अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो। दूसरा एक चीज़ है ड्रग्स लाइक हाइल्यूरोनिडेज, अगर वो हम देंगे तो क्या होगा कि फास्टर अब्जॉर्प्शन होगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के, क्योंकि हाइल्यूरोनिडेज क्या है कि हाइल्यूरोनिडेज एक टाइप का एंजाइम है, वो आजू बाजू के टिश्यू को तोड़ देता है। सो टिश्यू को तोड़ देता है तो फटाफट अब्जॉर्प्शन होने लगता है। सो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है। सो उससे क्या होता है कि ड्रग अब्जॉर्प्शन साइट से बढ़ जाता है। अभी हमने दो रूट देख लिए अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होने के लिए, ओरल रूट जो दे दिया, कॉमन कॉमन रूट ही देख रहे हैं, ओरल रूट देख लिया, उसके बाद हमने पेरेंटल रूट देख लिया। आईवी का तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली ही जाता है वहाँ पे। अब हम टॉपिकल रूट भी देख सकते हैं कि टॉपिकल रूट से भी अब्जॉर्प्शन होता है, पता है ना, हमको पता है कि ट्रांसडर्मल सिस्टम हमने देखा है, जो स्किन पे पैच लगाते हैं तो वहाँ से स्किन से अब्जॉर्प्शन होता है ना। ओके, तो सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन टॉपिकल एप्लीकेशंस के बाद भी होता है, वो अगर स्किन पे लगाए या म्यूकोजा पे लगाए या फिर कॉर्निया पे लगाए, सभी जगह से अब्जॉर्प्शन होता है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लिपिड सॉल्युबिलिटी को, जितना लिपिड सॉल्युबल ड्रग बेटर रहेगा उतना अब्जॉर्प्शन सिस्टमिकली अच्छा रहेगा। जैसे ट्रांसडर्मल पैच, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगा तभी वो सिस्टम में अब्जॉर्ब कर पाएगा, स्किन के थ्रू पास होके अच्छा अब्जॉर्प्शन होगा, सिस्टमिक इफेक्ट आएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उससे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। स्टीरॉइड जैसे बहुत सारी क्रीम्स जो होती हैं या ऑइंटमेंट जो होते हैं उसमें स्टीरॉइड भी आते हैं। अब लोग जनरली क्या होते हैं कि सेल्फ मेडिकेट करते हैं, उनको पता नहीं होता, कुछ भी हुआ चलो कटा छीला तो ये लगा दो, पता नहीं कि उसमें स्टीरॉइड है। अब स्टीरॉइड क्या होता है कि अगर स्टीरॉइड आपने ज़्यादा डोज में लगाया या फिर ज़्यादा सरफेस एरिया पे लगाया तो वो सिस्टमिक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो क्या है सिस्टम में ऑब्जॉर्व होता है, लिपिड सॉल्युबल अच्छा होता है तो निकल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और फिर सिस्टमिक साइड इफेक्ट होता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी क्रीम में आता है वो बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं यूज़ कीजिए। अब्रेडेड सरफेस, छीला हो तो अब्जॉर्प्शन और फास्ट होगा, क्योंकि स्किन बहुत प्रोटेक्टिव है, केराटिन का लेयर होता है, तो अभी थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन अभी भी कम होगा। लेकिन वो छिल गया और उसके ऊपर आपने स्टीरॉइड का क्रीम लगाया तो स्टीरॉइड तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, आपको लोकल इफेक्ट चाहिए, यहाँ पे सिस्टम में चला जाएगा और साइड इफेक्ट होगा।
एक स्किन के थ्रू अब्जॉर्प्शन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी है ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। जो फार्मर्स हैं वो कीटाणुनाशक दवाइयाँ मारते रहते हैं अपने खेतों में, तो कई बार लॉन्ग टर्म उनके एक्सपोजर से स्किन के थ्रू वो दवाई अब्जॉर्ब होती है और उसको साइड इफेक्ट्स भी आता है, कई बार पॉइजनिंग भी हो जाता है उनको ज़्यादातर। इवन रबिंग करते हैं, ड्रेसिंग लगाते हैं उसके ऊपर, तो उससे अब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू बहुत बढ़ जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया में हम लोग आइज़ में जो भी ड्रॉप्स डालते हैं वो भी लिपिड सॉल्यूबलिटी पे बहुत अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा लिपिड सॉल्यूबल होगा तो आई में हमको पता है आई और नोज़ के बीच में एक नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई आपने आई ड्रॉप डाले तो आपको मुंह में उसका टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आई से होकर जो एक नेज़ोलैक्राइमल डक्ट निकलती है और वो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट नाक के पीछे फेरिंग्स में खुलता है और उसी से हमको वो टेस्ट आता है। तो ये जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वहाँ से चांसेस है कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर ड्रग चला जाएगा तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट होने का भी खतरा है। सो फॉर एन एग्जांपल, कोई पेशेंट बोलेगा कि आपने तो मेरे को आँख में डालने के ड्रॉप दिए थे, मेरा हार्ट रेट क्यों बढ़ गया? तो भाई इसीलिए बढ़ा है कि आँख में डाला लेकिन वो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से अब्जॉर्ब हुआ और उसका इफेक्ट हार्ट पे हुआ, सो इसीलिए आपका हार्ट रेट बढ़ गया। तो ऐसा टीमोलॉल करके ड्रग होता है, उसका साइड इफेक्ट ऐसा आता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ड्रग कई बार सिस्टम में अब्जॉर्ब होके चला जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ ड्रग वजाइनली अप्लाई करते हैं, जैसे हार्मोन की ड्रग होती है ईस्ट्रोजन। तो वो क्या होता है कि अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो फीमेल के वजाइना से मेल के पीनिस के म्यूकस मेम्ब्रेन से होता हुआ वो मेल के सिस्टम में चला जाएगा और मेल के सिस्टम में एस्ट्रोजन साइड इफेक्ट दिखाएगा और मेल को गायनेकोमस्टिया जैसा साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ड्रग अच्छा अब्जॉर्ब होगा और वो साइड इफेक्ट भी सिस्टम में जाके कर सकता है। सो ये चीज़ आपको क्लिनिकली ध्यान रखना है कि ये जो अब्जॉर्प्शन होता है वो क्लिनिकली अच्छा है या किस कंडीशन में आपको नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।